नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन केडिया आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ अपने नए नोट्स लेकर द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो हिंदी से संबंधित सभी एग्जाम्स में फ़ायदेमंद साबित होंगी। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। भारतीय युगीन हिंदी साहित्य में जिन नवीन प्रवृत्तियों का रोपण हुआ उनका परिवर्धन द्विवेदी युग में हुआ। इस काल का साहित्य श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर, जड़ता से प्रगति की ओर तथा रूढ़ि से स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हुआ। साहित्य में अनुशासन, विचारात्मकता और प्रौढ़ता का समावेश हुआ। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणा पुरुष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके नेतृत्व में परिष्कृत खड़ी बोली में साहित्य की प्रत्येक विधा को अद्भुत बल प्राप्त हुआ। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्न है। पहला है राष्ट्रीय चेतना। द्विवेदी युगीन कविता का प्रधान स्वर राष्ट्रीयता का था। इन कवियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साहसियों को मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान, स्वार्थ त्याग कर स्वतंत्रता प्राप्त की अमोघ प्रेरणा दी। शंकर सर्वश्री जी कहते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। दूसरा है मातृभूमि का गुणगान। इन कवियों ने मातृभूमि का गुणगान कर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही विश्व नियंता परमात्मा के साकार रूप के दर्शन करते हुए लिखा, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तीसरा पॉइंट है सामाजिक दशा का वर्णन। मानव सुलभ सहानुभूति ही इस युग की कविताओं का प्रेरक तत्व रही है। उच्चतर जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए हरिऔध जी हैं, आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी खिसकती या मरी। दीनहीन, कृषक, विधवा आदि अब सहज ही काव्य के विषय बन गई। चौथा पॉइंट है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। द्विवेदीकालीन सिद्धांत उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए के अनुरूप काव्य में उच्चादर्शों का समावेश रहा। कुसंग के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय लिखते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। उर्मिला स्वयं को प्रिय पथ का विघ्न बनने से रोकती है तो राधा विश्व सेविका बन जाती है। छठवां पॉइंट है बौद्धिकता की प्रधानता। द्विवेदी युगीन कवियों में बौद्धिकता का प्राधान्य रहा। कवियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की बुद्धिसम्मत व्याख्या करके आधुनिकता को आदर्शमय बनाने का प्रयत्न किया। गुप्त के राम अवतारी राम न होकर आदर्श मानव हैं जो इस धरती को स्वर्गवत बनाने आए हैं। भव में नौ भैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। छठवां है वर्ण विषय की व्यापकता। द्विवेदी युग में वर्ण विषय में अद्भुत विविधता और व्यापकता आई। आचार्य द्विवेदी के अनुसार चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। अतः अब महान कथाओं और आदर्श चरित्रों के साथ साथ अनेक छोटे छोटे और नगण्य वस्तुएं या प्रसंग भी काव्य के विषय बनने लग गए। नंबर 7 है हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन काव्य में कहीं कहीं हास्य व्यंग्य की भी प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। एक बार कर्जन ने भारतीयों को झूठा कहा था। उसी पर प्रहार करते हुए बाबूलाल मुकुंद गुप्त कहते हैं, हमसे सच की सुनी कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी,
सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। नंबर 8 है प्रकृति चित्रण। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। किंतु जैसा कि डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल कहते हैं, इस समय के अधिकतर कवि प्रकृति के ऊपरी रूप की झलक मात्र से संतुष्ट थे। उन्होंने प्रकृति की अंतरात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न बहुत कम किया। 9वां है अनुवाद कार्य। आचार्य द्विवेदी के प्रोत्साहन से इस काल में देशी और विदेशी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद हुआ। मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त के 2 काव्यों मेघनाथ वध तथा विरहिणी व्रजांगना का सुंदर अनुवाद किया। इन्होंने नवीन चंद्र सेन के पलासी युद्ध का भी सफल अनुवाद किया। शेक्सपियर, लॉन्गफेलो, बायरन और ग्रे की अनेक कविताओं का अनुवाद भी हिंदी खड़ी बोली में हुआ। अनुवाद कार्य से हिंदी साहित्य और समृद्ध हुआ। 10वां है काव्य रूपों में विविधता। इस काल में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगीत मुक्तकों का प्रणयन हुआ। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। इस युग के प्रबंध काव्य सीधे संस्कृत के सर्गबद्ध महाकाव्यों की परंपरा से जुड़े हैं, जैसे प्रियप्रवास, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत आदि खंड काव्य भी लिखे गए। 11वां पॉइंट है भाषा। खड़ी बोली की काव्योपयुक्तता के विषय में शंका को द्विवेदी युगीन काव्य ने निर्मूल कर दिया और खड़ी बोली काव्य की प्रतिनिधि भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और अस्थिर स्वरूप थी, किंतु क्रमशः परिष्करण से उसका स्वरूप निश्चित, सुगढ़ और मधुर बनता गया। 12वां है छंद वैविध्य। छंदों का वैविध्य भी इस युग की अन्यतम विशेषता है। कवियों ने हिंदी के कवित्त, सवैया, दोहा, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, ताटक, लावनी, वीर आदि छंदों के अलावा संस्कृत के वर्णिक छंदों, लोक छंदों और उर्दू के बहनों को भी प्रयुक्त किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन कविता नवजागरण, सुधारवाद, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की अनुभूतियों से ओतप्रोत है। भाव और भाषा की दृष्टि से यह भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को विकसित रूप में प्रस्तुत करती है। यद्यपि इस काल की कविता का कला पक्ष समृद्ध नहीं कहा जा सकता, अधिकांश कविता में अपेक्षित प्रौढ़ता भी नहीं है, तथापि राष्ट्रीयता का विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, परिष्कार और संस्कार के कारण द्विवेदी युगीन काव्य का स्थान अक्षुण्ण रहेगा। अगर आपको मेरा यह आलेख पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नूतन केडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी हिंदी साहित्य से संबंधित आलेख ला सकूं, ताकि आप सभी प्रतियोगियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।